हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग ये यहाँ पे देखने वाले हैं, अपना जो चैप्टर चल रहा था इसमें देख रहे थे कुछ आंदोलन है हमारे राष्ट्रीय, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड के जो हमारे मूवमेंट हैं उनके बारे में कोई भी ऐसा जिक्र नहीं करेंगे। इस चैप्टर में पूरा हम लोग अपना राष्ट्रीयता की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके से कैसे क्या क्या आंदोलन हुए थे उनके बारे में। और इसमें देखेंगे, अभी हमने चिपको आंदोलन की बात की थी कि जो एक छोटे से गाँव से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? एक छोटे से गांव से, और वो कितने बृहद रूप अपना धारण करता है ऑल ओवर इंडिया में। पूरा ये अपना कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सब को हम लोग देखेंगे। और इसके चिपको आंदोलन को तो मतलब इसका जो बेस था, इसकी हिस्टोरी थी, वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके का जो उत्तराखंड के गाँव वाले थे उन पर कैसा असंतोष था। ठीक है, कि भाई जंगल काटना ही है तो आप हमारे कुटीर उद्योग क्यों ख़त्म कर रहे हो? किसी आप इंडस्ट्री को दे रहे हो तो वहाँ से क्या होगा कि वो लेबर भी बाहर के लाएंगे। हालांकि ये लोग अपना पेड़ वगैरह बचाते हैं, लेकिन फाइनली एंड टू एंड आप कहेंगे कि ये फिर काट ही ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि फिर एक जागरूकता आती है लोगों के अंदर, एक अवेयरनेस आती है कि हाँ, हमें भी अपने इलाके के जो भी एनवायरनमेंट में हमारे हैं उनकी हमें सेफ्टी करनी चाहिए। देन आज हम बात करेंगे यहाँ पे दल आधारित आंदोलन के बारे में। ठीक है, एंड आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है यहाँ पे अभी। हाँ, आप में से किसी का डाउट था ये कि मतलब उत्तराखंड, जैसे मैंने बताया था कि जो आंध्र प्रदेश है तो पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से डिवाइड हुआ। ठीक है, अभी हम 28 स्टेट कहते हैं तेलंगाना को मिला के, क्योंकि जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन हो गया। आपको पता है कि वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर यानी दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अभी वो राज्य नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी हिंट दे दूँ कि आने वाले टाइम में वो फिर से राज्य बन जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। तो फिलहाल अभी तो आपके 28 ही स्टेट है, जिनमें से तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था। और इसके बाद ये ऐसे ही ना 2000 में क्या हुआ था कि एमपी और यूपी और बिहार से 3 स्टेट अलग हुए थे। और कौन कौन से थे वो थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ, उन्हें भी आप लोगों को अभी के अभी बताना है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका जो 2000 में हुआ था, यूपी से कौन सा स्टेट अलग हुआ था? यूपी से अलग होके बना उत्तराखंड। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि मैम यदि पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कुछ भी जैसे स्टेटमेंट आ रहा है तो आप आंसर क्या करेंगे? ठीक है, मान लीजिए कि उस टाइम पे जब ये सारी घटना घट रही थी तो यूपी क्या था कि किस में था? अभी यूपी में ही उत्तराखंड था। ठीक है, उस टाइम पे उत्तराखंड कोई जिला वगैरह होता रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पे ये स्टेट बन चुका है। तो हम इसमें अब कैसे आंसर करेंगे? तो देखिए, जब भी आंसर पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाएगा। या तो आपको पूछा जाएगा कि तत्कालीन समय में, या तो आपको तत्कालीन समय इन द सेंस कि उस टाइम जो हुआ 1973 की घटना यदि घटी तो उस टाइम के लोगों ने क्या किया, कैसे किया, सो स्टेट आपका यूपी होगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में तत्कालीन घटना आपसे पूछ रहा है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यदि चिपको आंदोलन की घटना हुई वो किस स्टेट में हुई, बस इतना पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको बताना है, कतई यूपी नहीं लगाना, उत्तराखंड ही आप लगाओगे। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा, एंड क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बिल्कुल आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। बहुत इसमें वो नहीं रहता इशू कि इतना ज़्यादा घुमाए फिराएगा। और यूपीएससी में तो ऐसा पूछेगा नहीं है आपका जो भी है। हाँ, यूपीएससी में स्टेट में ज़रूर बन सकता है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था। एनवायरनमेंट से मान लीजिए कोई क्वेश्चन से बन रहा है, सो ये मूवमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है सिलेबस में है पीटी के। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जैसे पहला स्टेटमेंट दे दिया कि चिपको आंदोलन के बारे में सत्य कथन की जांच कीजिए। ठीक है, आपको पहला स्टेटमेंट दे दिया कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ था। ठीक, पहला स्टेटमेंट दे दिया। वहीं पे आपको दूसरा स्टेटमेंट ये दे देता है कि जो चिपको आंदोलन हुआ उसके जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट दे देता है कि आपका जो चिपको आंदोलन है वो 1973 में हुआ। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे अब पूछा जाएगा कि सत्य की जांच करना है, तो आप बेसिकली लगा लोगे कि ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, राइट है चिपको आंदोलन को लेके। लेकिन यहीं पे क्या पूछेगा कि मान लीजिए आपसे कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, यूपी के चमोली ज़िले में हुआ, तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे। क्योंकि स्टेटमेंट बस छोटी सी हमें यूपीएससी फंसाता है, छोटी छोटी बारीक सी चीज़ों में।
और इसलिए थोड़ा सा इसको हमें ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन हमेशा कभी घुमाऊ नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। और ऑप्शंस देखेंगे कि यदि उत्तराखंड भी है, यूपी भी है, तो ऑब्वियस है कि आपको उत्तराखंड ही लगाना है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड आई होप कि आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब आप दूसरा लिखिए कि यूपी से आपको पता चल गया उत्तराखंड अलग हुआ। दूसरा आपका था कि जो एमपी था 2000 में ही एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है। ये तीनों स्टेट 2000 में ही बनते हैं, सन 2000 में। और उसके बाद आपका बिहार से अलग हुआ था झारखंड। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि आपको बताना है, क्योंकि पॉलिटी ना है किसी क्वेश्चन में तो मज़ा आता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए अब आप बताइएगा कि किस आर्टिकल के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है कि संविधान के जो भी यानी कि जो हमारा संविधान है वहाँ पे कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे कहा गया है कि आपके जो स्टेट है उनकी सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन हम कर या संसद कर सकती है। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? प्लीज़ इसका आंसर आप लोग अभी दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं आगे, और यहाँ पे बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को यदि आर्टिकल्स नहीं याद हैं तो प्लीज़, बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हैं, याद करिए आप लोग, ठीक है। हालांकि मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़ाए थे, बट फिर भी यदि मेरे वीडियोज ना मिले कोई बात नहीं, यूट्यूब पे कई सारे मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे हैं तो मैं आज फिर से आपको एक वेयर एक्ट की बुक आती है, ठीक है, उससे मैं आज फिर से पब्लिश करने वाली हूँ, यानी कि आप लोगों को वो प्रोवाइड करा दूँगी। टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा, मैं उसे भेज दूँगी, ठीक है। भेज इसलिए रही हूँ कि आप लोग पढ़िए, उससे आपको सजाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और जिसके पास हार्ड कॉपी हो तो ख़रीद लीजिए, यदि आप खरीद सकते हैं। वेयर एक्ट बुक का नाम है। वहाँ से आपको ना ये पूरे आर्टिकल एकदम से ऑथेंटिक बुक है, कोई अलग बुक नहीं पढ़नी है आपको। इसमें सारे के सारे आर्टिकल, शेड्यूल जितने भी हैं आपके पार्ट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसको आपको कवर करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आर्टिकल से भी बनते हैं। आपको किसी वनडे लेवल का दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, या यूपीएससी का भी दे रहे हैं, तो अभी जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा सेम बन सकता है कि संसद को जो मतलब हमारे क्षेत्र की सीमा परिवर्तन, आपको पता है ना, नाम भी परिवर्तित कर दिया जाता है। पहले सेंट्रल प्रोविंस किसे कहते थे? यूपी, जो यूपी है उसे सेंट्रल प्रोविंस कहते थे। मध्य प्रदेश के भी पहले मध्य प्रदेश नाम नहीं था, तो इनके नाम में भी परिवर्तन हुआ भाई साहब, कई बार हुआ है। तो नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, इनके काम में भी, जो भी एरिया वगैरह। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है ये बताइएगा, ठीक है। आइए अब आते हैं यहाँ पे, और इसमें देखते हैं कि दलगत आधारित आंदोलन। अब दूसरा आंदोलन आता है हमारा। इसमें क्या हुआ था कि जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं, ठीक है। आपका जो हमारा जन आंदोलन है, कभी कभी मान लीजिए कि कभी एक छोटे से एरिया में हो रहा है, और कभी ये राजनीतिक आंदोलन, जैसे क्या होता है कि हम अपने एक छोटे से एरिया में कर रहे हैं और एक सामाजिक दायरा है हमारा जिसमें राजनीति का कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं क्या हो रहा है कि कुछ मुद्दे, आज भी आपको कुछ ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, आंदोलन हो रहे हैं, भैया पीछे से कोई और ही काम कर रहा है, और वो पीछे से कौन होता है? राजनेता ही होते हैं, ठीक है। राजनीति वो अपनी बना ही रहे होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि ये जन आंदोलन में दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सामाजिक या तो राजनीतिक। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो अक्सर ये आंदोलन दोनों ही रूपों के मेल से बने नज़र आते हैं। ये जो आंदोलन है ना, दोनों का मिक्सचर ही आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो स्वाधीनता आंदोलन को देखें, और यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन हम जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी मंथन चला, और जिससे अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ। कैसे? यहाँ पे जो आपका स्वाधीनता आंदोलन था, क्या था भाई? राजनीतिक आंदोलन तो ही था, लेकिन उस टाइम की सिचुएशंस कैसी थी कि वहाँ पे जनता को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, वो अपनी ही वोट बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी तो तबाह थी ना, उसे भी प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये दोनों ही तरीके का आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सामने आता है उभर के। और इसके बाद हम देखें कि जैसे जाति प्रथा विरोधी आंदोलन है, किसान सभा आंदोलन है। अब देखो, जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, हम एक समाज में रह रहे हैं, हमें यदि कोई हमारी जाति अच्छी है, किसी की जाति, देखिए अच्छा सब कुछ होता है, वो हमारे सोच पे डिपेंड करता है, किसे हम अच्छा मानते हैं, किसे बुरा मानते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सबसे बुरी चीज़ है, आप कह सकते हो कि यही जाति प्रथा वाली है, और सबसे ज़्यादा चलता है।
पूरे वर्ल्ड में ना इंडिया में जाति प्रथा सबसे ज़्यादा चलती है। लेकिन ऐसा यदि आप लोग सोच रहे हो कि वर्ल्ड में जब जाति प्रथा चलती है हमारे इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत अच्छा होगा, जी नहीं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कहीं पे रंग भेद चल रहा है, कहीं पे धर्म भेद चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है। सुख से कोई भी नहीं रह रहा, क्योंकि हम सब पहले एक मनुष्य हैं। वो फिर हमारा जियोग्राफिकल रीजन है कि कोई अमेरिका में रह रहा, कोई बॉम्बे में रह रहा, कोई कर्नाटका में रह रहा है, कोई दैट मीन्स इंडिया के ही मैं स्टेट गिना रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद कोई मैक्सिको में रह रहा, कोई दक्षिण अफ्रीका में रह रहा, कोई उत्तर अफ्रीका में रह रहा है, कोई एशिया में रह रहा है, ठीक है। एशिया में हम भी आते हैं, लेकिन हम दक्षिण एशिया में आते हैं। तो इन सब में कोई अलग अलग क्षेत्र पे रह रहा, सबकी सोच अलग अलग होगी, सबका नज़रिया अलग अलग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेसिक जो ज़रूरतें होती है ना, सम्मान यदि हमें चाहिए ना तो सम्मान उन्हें चाहिए। अभी सम्मान को चाहे वो रिस्पेक्ट कहें, चाहे और कोई वर्ड इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ उन्हें भी अपनी ये रहती है कि उनका भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। उसको बनाने के लिए वो भी कोशिश करते हैं। भोजन हमें भी चाहिए तो भोजन उन्हें भी चाहिए। अब वो सोने की थाली में खाएं, हम पत्तल में खाएं, वो बात अलग है, लेकिन खाना तो पेट के लिए हमें भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए। तो क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं? बस थोड़ा सा जियोग्राफिकल रीजन है, एरिया थोड़ा अलग है, वो सब कुछ गोरे कुछ काले हैं, वो सब चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें हर जगह एक ही होती है, ठीक है। झगड़ा हर जगह होता है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, हर जगह होता है। कहीं पे रंग भेद को लेकर, रंग भेद इतना ज़्यादा चल रहा है। उत्तर भारत जो उत्तर विश्व है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध आप ऐसा कह सकते हो कि वहाँ पे बहुत गजब का ये चलता है। एंड उत्तरी गोलार्ध देखिए, आई होप कि मैप वगैरह आपको थोड़ा बहुत पता होगा। यहाँ का दक्षिणी गोलार्ध है इक्वेटर के नीचे वाला, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ के जितने भी आपके महाद्वीप आएंगे, जितनी भी कंट्री इनमें आती है, वो सब उत्तरी गोलार्ध वाले कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये ज़्यादा चलता है। अब देखिए कि आगे आते हैं, इनमें क्या हुआ कि जो जाति वर्ण है, कभी कभी कहते हैं ना, राजनेता आते हैं, आप हमें वोट दो, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से आरक्षण देंगे, इनसे मतलब आपको अच्छे तरीके से स्वतंत्रता देंगे, सारी चीज़ें जो भी अभी आपको नहीं मिल रही हम देंगे। अब ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे, दूसरी तरफ समाज तो चल ही रहा हो, कोई हाथ पकड़ने वाला मिल गया तो और बल्ले बल्ले है। तो यहाँ पे ये दोनों ही मिल गए। किसान सभा आंदोलन, यहाँ पे भी भैया विपक्षी वाले बाजी मार ले जाते हैं। मजदूर संगठनों के आंदोलन, ये आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अस्तित्व में आए और इन आंदोलनों ने क्या किया था, आपका सामाजिक संघर्षों के अंदरूनी मुद्दे उठाए थे। चाहे वो किसान संगठन का आंदोलन हो, चाहे आपका जाति प्रथा विरोधी आंदोलन हो, एंड चाहे मजदूर संगठनों का आंदोलन हो। और इसके बाद आते ये सारे के सारे सामाजिक थे। बढ़िया में राजनीति ना, उसे पता चल जाता है कि समाज से ही तो राजनेता एक निकल के जाता है ना, एंड उसे पता चल जाता है कि इसका मसीहा बनना ज़रूरी है। जैसे ही हम मसीहा बने तो हमारी तरफ तो लोग ऑटोमेटिक खींचे चले आएंगे। और ऐसे कुछ जो आंदोलन थे आज़ादी के बाद के दौर में भी चलते रहे। मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरी के बीच मजदूर संगठनों के आंदोलन का जो बड़ा जोर था, सभी बड़ी पार्टियों ने क्या किया कि इस तबके के मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए। आज़ादी के बाद से आप देखोगे कि शुरुआती सालों में जो आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था आपका, तो इन सब में क्या हुआ था, किसान जो कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में ये सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है मार्क्सवादी है, लेनिनवादी है, हालांकि मैं कल भी समझा चुकी थी आपको, लेकिन आज यहाँ पे मैं फिर से ये चीज़ें क्यों समझा रही हूँ आपको, ताकि एक एक चीज़ें आपकी क्लियरिटी आती जाए, ठीक है। अब लामबंद का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से ना इनकी गुत्थी मिलती रहती थी आपस में, और ये इनका जो भी काम चलता है ना वो आपस में ही ये मतलब अपना बना के ही चलते हैं। अब आता है यहाँ पे राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। देखिए मार्क्सवादी, लेनिनवादी, नक्सलवादी, मैंने इसको भी थोड़ा सा आपको इसका ये दिया था एक ऊपर मोटा मोटा सा कि इसका मतलब क्या होता है, एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आया है तो प्लीज़ अभी कमेंट करके बताइए कि क्या था, ठीक है। यदि आप रेगुलर देखते होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मार्क्सवाद क्या है, लेनिनवाद क्या है, नक्सलवाद क्या है। इतना बताना है आपको कि क्या ये राजनीतिक ये एक आतंकवादी संगठन है या नहीं है। तो आपको लिखना है आतंकवादी संगठन है, और नहीं है तो आपको क्या कमेंट में लिखना है कि आतंकवादी संगठन नहीं है,
बस इतना आपको बताना, पूरी उसकी हिस्ट्री नहीं लिखना, अभी कमेंट करिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए राजनीतिक जो दलों से स्वतंत्र आंदोलन है, इनकी यदि बात करते हैं 70-80 के दशक में समाज के कई तबकों की क्या हुई थी कि राजनीतिक दलों के जो आचार व्यवहार से मोह भंग हुआ, और इसका तत्कालिक कारण तो यही था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का कुछ खास यहाँ पे नहीं चल पाया था, ठीक है। यानी कि जो जनता पार्टी खाती तो बहुत जोश में थी, और हमने देखा भी कि किस तरीके से जोश में आई थी, कसम से, मतलब ऐसे कोई मात खा यार हो नहीं सकता है, ठीक है। और आपको पता ही होगा जो हमने अभी इसके जस्ट पहले जो चैप्टर ख़त्म किया 6 चैप्टर, उसमें हमने देखा है कि कैसे पहले इंदिरा जी रहती, उनकी सरकार जाती, गैर कांग्रेसी तो बहुत अच्छे तरीके से आते, लेकिन बेचारे बना के चले थे गठबंधन की, और कह के आए थे कि हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, ढमगा करेंगे, मतलब कितना करेंगे, कितना करोगे भाई, 5 ही साल का टाइम है, अभी 5 साल के लिए आपको और बचा के चलना, कि पिछले बार के लिए हम क्या वोट मांगने के लिए बचा के रखेंगे, वो भी तो चलना है ना। तो अब इनमें से बेचारे कुछ कर नहीं पाते, आधे अधूरे में ही निकल लेते हैं, और इनका तो बहुमत ही साबित नहीं कर पाते, छोड़ चले जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेसवादी वो कुछ खास चल नहीं पाई, कौन सी गैर कांग्रेसवादी, इसकी असफलता के से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी कायम हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि अक्सर कारणों की खोज जरा दूर तक करें तो पता चलेगा हमें कि सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों का मोह भंग हुआ था, और देश ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास यानी कि प्लानिड डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया था। नियोजित विकास के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। आप लोग एक एक वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें, कोई भी ऐसा जब ना समझ में आए प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, बट आप यदि रेगुलर हैं तो, वरना आपको कुछ, मैं खुद कहती हूँ कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। यदि आज आप में से जो न्यू स्टूडेंट होंगे, अभी हम इसके 1-2 मतलब फर्स्ट पार्ट बन चुका है, ठीक है। इसका फर्स्ट नहीं देखेंगे, सेकंड आपको नहीं समझ में आने वाला। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को वर्तमान, यानी कि वो होता है ना कि आधुनिक इतिहास पढ़ने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, हर एक चीज़ की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि प्रीवियस वीडियो देखोगे, एक एक चीज़ें आपको क्लियर की गई हैं, एक एक चैप्टर में एक एक चीज़ें, मैंने एक वर्ड भी नहीं छोड़ा। आपको पता है कि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि छोड़ा गया हो, और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि रेगुलर होंगे तो, नहीं है तो फिर मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि इनकी जो असफलता तो रही और अच्छे तरीके से रही, लेकिन हम यहाँ पे इनके कारणों को देखें तो सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, नियोजित विकास की जो यहाँ पे मॉडल अपनाया था, और इस मॉडल को अपनाने के पीछे 2 यहाँ पे आपको लक्ष्य थे। कौन था, आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्ण बंटवारा। हमने कुछ ऐसा कर दिया था कि आर्थिक समृद्धि की बात की गई। देखिए आर्थिक समृद्धि और विकास, आपके सिलेबस में ना ये दोनों ही चीज़ें मिलेगी। प्लीज़ आपके पास अभी मेंस का सिलेबस को खोल के देखिए, तो आपका यूनिट फर्स्ट ही ना उसमें लिखा गया आर्थिक समृद्धि और विकास। क्या समझते हैं इसका मतलब? आप पहले वर्ड का मीनिंग तो पता होनी चाहिए कि सिलेबस में जो लिखा है एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है, कि आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक समृद्धि मान लीजिए कि सबके पास है, अलग बात है, लेकिन आर्थिक विकास करने का मतलब किसी एक के पास है, वो आर्थिक समृद्धि आपके, लेकिन हमें सबको पहुंचाना है, हर तरीके का चाहिए, सिर्फ एक नहीं, हर तरीके का लाभ पहुंचाएं, वही हमारा आर्थिक विकास होगा। यहाँ पे दोनों ही वर्ड का मतलब अलग अलग है, वरना हाँ लिखने वाले भी पागल नहीं थे कि सिलेबस में आर्थिक समृद्धि और विकास डाल देते, ठीक है। तो इसका भी आपको समझ के चलना है, और ये दोनों का ही जो मेन टारगेट बना हुआ था आर्थिक समृद्धि था, और इससे था कि जो समाज के हर तबके को समान मात्रा में नहीं बरकरार रख पाई था, तो इनका टारगेट कि हम समाज को क्या करेंगे, बरकरार रखेंगे समान, लेकिन कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा, कोई कम पैसे कमा रहा, एंड इसमें इक्वलिटी कैसे ला सकते हो यार, कि हर एक के पास सेम पैसा होना, आज तक नहीं आया। आज़ादी के बाद तो छोड़ें, आज तक नहीं आया है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी के पास इतना है कि वो पैसों पे ही सोता है। तो ये आज तक हो नहीं पाया, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ यही प्लान बनाया, और यही प्लान आपको पता है कि 5 ईयर प्लान जो लॉन्च किए गए थे 1951 से बढ़िया बखूबी चल रहे थे, ठीक है। ये 2012 तक चले हैं, तो इनमें से ये हुआ नहीं। और इसमें क्या हुआ कि जाति और लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले को
और ज़्यादा जटिल तथा धारदार बना दिया और शहरी औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच एक नापाटी यानी कि जा सकने वाली फाका पैदा हुआ। फाका इन द सेंस कि ये, ठीक है, ये बीच का खाली स्थान, यहाँ पे किसान हो गए, यहाँ पे उद्योग हो गए। उद्योग क्या हुआ, किसान पहले जहाँ 50% होता था, कि आपको पता है कि हमारे यहाँ की मतलब 70, 72, 73 कुछ ऐसा ही डाटा है कि जो जनसंख्या कृषि पर आधारित है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इकोनॉमिक्स में वर्तमान समय में ना आपकी इकोनॉमी में कृषि का जो रोल है वो कहीं ना कहीं सबसे कम हो चुका है। सेवा सेक्टर जो है आपका उसमें ज़्यादा है। इकोनॉमिक में जो रोल होता है कि हाँ यहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है हमारे इंडिया की इकोनॉमी को, लेकिन जो कृषि का है कि कृषि से ज़्यादा आना चाहिए, जबकि 70% जनसंख्या कहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, ठीक है। तो बस यही लगभग है कि कुछ इतने % ही जनसंख्या है जो कृषि पे डिपेंडेंट है इंडिया की। लेकिन फिर भी आज आप देख रहे हो कि कृषि की हालत क्या है, कि इकोनॉमिक्स में उसका कितना रोल आ रहा है, ठीक है। यानी कि 20-25% पहुँचना भी मुश्किल हो रहा। तो इसमें से आप क्या समझ रहे हो आप लोग, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिल रही है आज भी, और पहले भी ये जो गहरी खाई बनती जा रही थी ना, तो यही सारी वजह हो रही थी। क्योंकि हमने देखा था कि दूसरा जो 5 ईयर प्लान आया था, क्या था, आप ज़रा बताइए, अभी कमेंट करके बताइए। दूसरे 5 ईयर प्लान में उसका टारगेट क्या रखा गया था। मतलब पहला तो था कि हमें क्या करना है कि कृषि पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन सेकंड में जो राउरकेला वगैरह में स्थापित हुए थे, प्लीज़ मैं हिंट दे दी हूँ, जल्दी से बताइए आप लोग। और इसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, सारे यही कारण बनते गए, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता गया, कृषि क्षेत्र थोड़ा कम होता गया, उस पर गवर्नमेंट ने कुछ ध्यान खास दिया नहीं, उत्पादकता कम हो रही थी, किसान हताश हो रहे थे, कभी सूखा पड़ जा रहा। और आपको ये भी पता है कि भारत की कृषि वर्षा पर आधारित है, ज़्यादातर वर्षा पर आधारित है। तो जब वर्षा पर आधारित है इंडिया की कृषि, कभी ज़्यादा बारिश हो गई, कभी सूखा पड़ गया, यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कभी बारिश हो गई, किसान बहुत ज़्यादा आत्महत्या करते थे। अब तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ, काफ़ी कुछ स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई हैं, लेकिन पहले ना इतना वर्क नहीं किया जा रहा था इसमें, और बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे समाज के विभिन्न समूहों के बीच अपने साथ हो रहे अन्याय और वंचना का प्रभाव प्रबल हुआ, और राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया। ये जो समूह थे दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए इन्होंने आवाम को लामबंद करना शुरू किया। और इस काम के लिए क्या हुआ कि इस काम में जो स्टूडेंट थे तथा समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता जो थे वो आगे आते हैं, और दलित तथा आदिवासी भी इसमें जो हाशिए पे खड़े लोग थे तो वो क्या करते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। और मध्यम वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए, और इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी, और इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा गया है। ये बातें आपको याद रखनी है कि ये कुछ ऐसे संगठन थे जो वो खुद पे ही बना के चलाते थे, मतलब कि 2-4 समूह मिला लीजिए और वहाँ पे अपना बनाएंगे, अपना चलाएंगे, एक ही तबके के लोग शामिल होके अलग अलग अपना बनाते हैं, उसे आप स्वयंसेवक संगठन कहते हो, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि जो आपकी ऐसे जो स्वयंसेवी संगठनों ने अपने जो दलगत राजनीति से दूर रखा, ये राजनीतिक दल से बिल्कुल ना अपनी दूरी बना के रखते थे, क्योंकि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं वो घूम फिर के कहाँ आता था, सिर्फ अपने प्रॉफिट में आता था। तो इन्होंने इसलिए ये ठाना कि भैया जो भी करना है अब हमें खुद से करना, और इसलिए सारे तबके के लोग अलग अलग अपना बनाने लगे स्वयंसेवक संगठन। और इसके बाद स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन ना तो चुनाव लड़े और ना ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। ऐसे अधिकांश संगठन राजनीति में विश्वास करते थे और उनसे क्या हुआ कि भागीदारी भी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को नहीं चुना। एंड इसी कारण से आप देख सकते हो कि संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन आप कह सकते हो यहाँ पे। और इन संगठनों का जो मानना था, ये क्या चाहते थे कि स्थानीय मामलों के समाधान में स्थानीय नागरिकों की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इनकी सीधे से सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, राजनीतिक दलों का यहाँ पे ज़्यादा हस्तक्षेप करना बनता नहीं है।
प्रॉब्लम्स हमारी है, समस्या हमारी है। कोई आके यहाँ पे 2-4 बड़ी ऊंची बातें कर गए, नेताओं का काम ही होता है ऊंची बातें करना, और वो कर गए ना, और उसके बाद क्या, वो देखने को भी नहीं मिलेगा। समस्या तो हमारी है ना, झेल तो हम रहे हैं, तो उनको क्यों बुलाया जाए। इसलिए इन्होंने सोचा कि भैया हम करेंगे, अपना बनाएंगे, अपना करेंगे, समस्या हमारी है, हमें किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे, और ये ज़्यादा सफल भी हुई। उसके बाद आप देखोगे कि इन संगठनों का विश्वास था कि लोगों की सीधी भागीदारी से लोकतंत्र सरकार को प्रकृति में सुधार आएगा। लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति में सुधार आएगा। और अब ऐसे स्वयंसेवी संगठन शहरी और ग्रामीण इलाकों में आपको लगातार एक्टिव है, ठीक है, और वो देखने को भी मिलेंगे। कई सारे एनजीओ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आप क्या समझते हो, उन्हें क्या समझते हो आप लोग, ठीक है, वो किस लिए काम करती हैं, ज़रा बताइए तो आपकी नज़र में उनका मतलब क्या है। पहले तो एनजीओ का फुल फॉर्म ही बता दीजिए, वही बहुत बड़ी बात होगी। और एनजीओ के फुल फॉर्म यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ कि स्वयंसेवक संगठन और एनजीओ, ये दोनों ही बिल्कुल आपके जो सिलेबस है ना उसमें ना लिखा गया है। स्वयंसेवक संगठन भी और एनजीओ भी, ये वर्ड ही इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए प्लीज़ इनसे मत भागिएगा। एनजीओ इन द सेंस कि एक एनजीओ नहीं है, इसका फुल फॉर्म याद करना मेंस के सिलेबस में है। एनजीओ का काम क्या होता है, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग अपने एनजीओ बनाते हैं, उनका नाम अलग अलग होता है, वो सारी चीज़ें हमें पता करनी है, पढ़नी है। स्वयंसेवक संगठन, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ये मत सोचिए कि ये चैप्टर जो चल रहे हैं बस ऐसे ही, मतलब क्या है, फालतू को चल रहे हैं, कोई फ़ायदा तो है नहीं। यूपीएससी निकालना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अभी जितने लोगों का भी रिजल्ट आया है, आपने देखा होगा, उन सब का भी यही कहना था कि आप सिलेबस को समझो पहले। सिलेबस को जब भी समझोगे ना, अभी मैं बता रही हूँ कि सिलेबस तो आपके टिप पे होना चाहिए सिलेबस, जितनी भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती क्या पढ़ें क्या छोड़ें। जब आप सिलेबस याद रखोगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है एंड क्या छोड़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि क्या आप छोड़ा, मतलब कहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे ना करके कहीं और जगह करें, तो बेहतर आपको आउटपुट मिलेगा। और वो आप बेशक सिलेबस वगैरह से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप समझ जाएंगे। इसलिए थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने की सोचें, जो भी जहाँ से मिल रहा है ऐसे मत करिए। और आपको पता ही है कि सक्सेस का एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क। एंड हार्ड वर्क सिर्फ गधे वाला नहीं, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ कि अब जो ये स्वयंसेवी संगठन हमें देखने को तो मिलते हैं, और इनकी जो प्रगति है वो बदल गई है। बाद में क्या हुआ कि बाद के समय में ऐसे अनेक संगठनों का वित्त पोषण विदेशी एजेंसियों से होने लगा, और ऐसी एजेंसियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्विस एजेंसियाँ भी शामिल हैं। इन संगठनों को बड़े पैमाने पर अब विदेशी धनराशि प्राप्त होती है, जिससे स्थानीय पहल का आदर्श कुछ कमज़ोर हुआ है। हाँ, जहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा वो क्या होता है, काम हो गया, अर्थ हो गया, वासना हो गई, ये सारी चीज़ें ना कहीं हमारे विनाश के कारण होती हैं। अब यहाँ पे भी अब इनके पास भी बहुत पैसा आता है, बहुत ही फंड आता है, ठीक है। अब जब बहुत ही फंड आ रहा है तो आपको पता है कि समाज सेवी हैं हम, और समाज सेवी का मतलब है कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं, तो लोग भी कहते हैं कि चलो हमें टाइम नहीं है, कुछ वैसे ही दे देते हैं, फंड वगैरह बहुत मिलता है फिर, तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो जाता है। खैर, लेकिन फिर भी आज भी काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, कई सारे एनजीओ चल रहे हैं, ठीक है। आप भी खोल सकते हो, अभी तो यूपीएससी कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो एनजीओ खोल लीजिएगा, अच्छा होगा। क्योंकि बच्चे कहाँ अपने पेरेंट्स वगैरह को रखना चाहते हैं, उनको तो लगता है कि बस हम तो कभी ऐसे होंगे नहीं, और घर की शोभा बेकार हो रही, इनको हटाओ यहाँ से। इसलिए कहीं आप भी किसी की हेल्प करना चाहें तो ऐसे संगठन खोल सकते हैं, क्योंकि आप एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार जहाँ पे चलती है वहाँ पे आप रह रहे हैं, और एक्टिव होना जनता का बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है दलित पैंथर्स, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ज़रा इसका समझते हैं क्या क्या है और कैसे है। यहाँ पे क्या हुआ कि मराठी के जो प्रसिद्ध कवि नामदेव जो थे ढसाल की इस कविता को यहाँ पे यदि हम देखें कि क्या बता सकते हैं कि इस कविता में आए जो भी अंधेरे की पथ यात्रा और
सूरजमुखी इनकी कोई कविता है, ठीक है। उनमें सूरजमुखी और आशीषों वाला फ़कीर से क्या अर्थ है, और अंधेरे की जो आपकी यदि हम बात करें पथ यात्रा से संकेत दलित समुदाय की ओर किया गया है, और इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है। कैसे किया यहाँ पे कि आज से नहीं, आज बहुत कुछ सुधार हो चुका है, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत बुरी स्थिति थी किनकी, दलित समुदाय की, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशंस थी। उन्हीं के लिए ये नामदेव ढसाल जी एक बुक लिखते हैं, पथ यात्रा करके है, और इसको आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। हालांकि इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बुक ही पढ़नी है। ओवरऑल हम यहाँ पे समझ ही लेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। एंड आई होप यहाँ पे बस समझ ही चुके हैं आप लोग कि बस इतना सा है कि दलितों के बारे में कि क्या कैसे उन्हें समस्याएँ झेलनी पड़ रही थी, और वो आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, है आप पॉलिटी में पढ़ रहे हो, आप अभी सोशल इशू पढ़ोगे वहाँ भी पढ़ोगे, महिलाओं की स्थितियाँ आप पढ़ोगे, महिलाओं के बारे में अलग से सिलेबस में दिया ही हुआ, आपको पढ़ना पड़ेगा। वुमेन जो आपका एम्पावरमेंट की बात होती है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो इस बुक पे बस याद रखिएगा कि इनकी बुक का नाम क्या है। और इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है। कवि ने क्या किया कि समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करने के लिए सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर पद का प्रयोग किया। किससे? भीमराव अंबेडकर जी एक महार जाति के थे, उन्हें बचपन में बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी थी समस्याएं, एंड उनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब इनको झेलनी पड़ी समस्या, तो जब संविधान निर्माण हो रहा था, प्रारूप कमेटी के ये अध्यक्ष थे, एंड इन्होंने कहा भैया कुछ भी छोड़ दो तो छोड़ दो, पर हमारी जाति वालों को तो कतई नहीं छोड़ना है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और इसीलिए ये क्या करते हैं कि हो सकता है ना जाता किसी का ध्यान, लेकिन ये थे और यहाँ पे ध्यान गया। और इसके बाद क्या हुआ कि इन्हें ही सूरजमुखी आशीषों का फ़कीर कहा और पद का प्रयोग किया। और महाराष्ट्र के जो भी आपके दलित थे, तो दलित कवियों ने क्या किया कि 70 के दशक में ऐसी अनेक कविताएं लिखी। आज़ादी के 20 साल बाद भी दलित समुदाय को पीड़ा के अनुभवों से गुजरना पड़ रहा था, और उनकी इस पीड़ा तक आक्रोश की अभिव्यक्ति इन कविताओं में हुई। बहरहाल आप देखोगे कि दलित हो गया आपका, दलित समुदाय जो है अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ है, मतलब भरा हुआ था, और एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। यहाँ पे सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के अनेक जुझारू संघर्ष की बातें यहाँ पे बातों को जानेंगे। और इसमें ऐसे में क्या होगा कि आश्चर्य नहीं कि दलित मुक्ति, यानी कि आश्चर्य नहीं है आपका कि ये आश्चर्य है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश जो भी रचनाओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वर्णन प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। ऐसे बहुत से, मतलब कोई अचंभा होने वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे बुक्स जहाँ पे भी मिलेंगे भीमराव अंबेडकर जी का ही मेजर रोल माना जाता है कि उन्होंने दलितों, देखिए उनको ना होता क्या है कि हम कोई काम कब करते हैं, आप बताइए कब करते हैं, ठीक है। यहाँ तक जहाँ तक मेरे हिसाब से लगता है कि जब ना कोई चीज़ हमें चाहिए होता है वो मिलती नहीं है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है। और मान लीजिए कि हम कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, और ये रास्ता है, यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है कि वहीं पे किसी एक इंसान को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट से यहाँ पे ले जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है, इंसान वो भी है, नॉर्मल है, हमारे जैसे कपड़े वो भी पहने हैं, जो भी तेल पाउडर लगाए हम भी वो भी लगाया है। लेकिन हुआ क्या कि इसकी जो जाति थी वो काफ़ी थोड़ी हाई लेवल वाली रही होगी। इस मिस्टर जो एक्स पर्सन है, इनकी जाति थोड़ा सा, जो भी दलित वगैरह थे रहे होंगे, ठीक है, अंतर देखने में कुछ नहीं लग रहा, बस अब जाति का फ़र्क है। अब क्या हुआ कि इनको भैया हो रही है बाधा, इस सड़क में भी जाने में बाधा हो रही है, तो क्या किया जाएगा कि कहीं ना कहीं मिस्टर एक्स जो है वो ये तो सोचेगी ना कि आज हम तो भुगत रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमारी ना भुगते, कुछ हमें ऐसा करके जाना चाहिए। आपको पता, एक बात मैं बता दूं कि जिन्होंने भी आज जिनको इतिहास में पढ़ रहे हैं ना, कसम से वो जितना किए ना उनको सुख नहीं मिला, चाहे कोई भी हो। आज जितने राष्ट्रीय लीडर्स हैं, जो भी हमें आज़ादी के लिए संघर्ष किए, क्या आज़ादी का वो सुख भोग पाए?
जरा आप खुद से सोचिए कि क्या आज़ादी का वो सुख भोग पाए? नहीं भोग पाए ना, उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो हमारे लिए ऐसा करके गए कि आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। जो भी दलितों के हो, चाहे महिलाओं के लिए संघर्ष हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, मतलब हर एक के लिए जब भी संघर्ष किए गए हैं तो संघर्ष करने वाला हमेशा मारा ही गया है, वो कभी उस चीज़ का सुख नहीं भोग पाया है। आज आप, यदि आपको लग रहा ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, एंड हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसे ही अत्याचार हो रहा है और आने वाली पीढ़ी में होता रहेगा, आप क्या करोगे? वहाँ पे कुछ कदम उठाओगे कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब आप उस रास्ते पर निकलोगे ना, सबको न्याय दिलाने के लिए, आपको इतनी ठोकरें मिलेंगी, इतनी ठोकरें मिलेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा, हर जगह से आपको जिल्लत झेलनी पड़ेगी, लेकिन आने वाले इतिहास में आप अपना नाम लिखवा के जाओगे और लोग आपको इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल इतिहास गवाह है। आज तक का पूरा इतिहास हमारा ये बताता है कि जब भी कोई संघर्ष किया है, जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ का वो भोगी नहीं रहा है, उसे सुख नहीं मिला उस चीज़ का। और आप मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा, प्लीज हिस्ट्री उठाइए, जितने भी, चाहे वर्ल्ड की उठाइए चाहे यहाँ की उठाइए, कहीं की भी देखिए। हिस्ट्री इन द सेंस कैसे मत देखिए कि अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे हुआ था, मेडिवल में होता है, गवर्नर ने ये किया, बीरबल ने ये किया, वो नहीं देखना। मतलब जो भी मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, तो आप उनको देखिए ना कि कितने ऐसे लीडर हैं। चाहे भगत सिंह को आप प्रणाम करते हो, अब हम सुभाष चंद्र बोस जी की पूजा करते हैं, ठीक है, हम हर महान लीडर्स को मानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री जानते हैं, उनके सारी चीज़ें क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि उनको उनके टाइम पे ही फांसी दे दी गई थी? कभी उनका जो प्लेन था वो क्रैश कर दिया जा रहा था, कभी वो पा भी रहे थे तो उनको इतनी जिल्लत मिल रही थी, तो उनको कभी नहीं मिला। लेकिन उनकी वजह से आज आने वाले 100 पुश्तें बहुत ऐसे आराम से जिएंगे, बहुत ऐसे आराम से। तो आप में से मैं ये क्यों बताएं, क्योंकि आप में से भी किसी मतलब लगता होगा ना कि हम ऐसा कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आपके पास वो पावर है, लेकिन आप ये सोच के करोगे कि इसका प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है, सो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे फिर, क्योंकि वो प्रॉफिट आपको कभी नहीं मिलेगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि इतिहास गवाह है, कभी किसी को नहीं मिला कि आप सोचो कि हम ऐसा कर देंगे तो हमें नहीं। आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उन्हें आप बहुत कुछ दे के जाओगे, लेकिन खुद के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात तय है, खुद के लिए आप त्यागोगे तभी दूसरों के लिए आप कर पाओगे। अब इसमें आता है यहाँ पे उदय की बात की जाए, कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी के साथ भी यही हुआ था। देखिए उन्होंने किया, उन्हें इतनी जिल्लत मिली थी, उनकी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से उन्हें हर जगह से मतलब नकारा जा रहा था, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारे साथ हुआ जो हुआ, लेकिन अब हम दूसरों के साथ नहीं करने देंगे। आप कहते हो कि हमें डीएम बनना इन द सेंस कि हमें बहुत अच्छी जॉब करनी, लोगों की सेवा करेंगे। सेवा क्या होता? कहने से सेवा होती है क्या? नहीं होती ना, करने से होती है। हमें पता है कि समाज में ऐसे ऐसे चल रहे, लेकिन हमारे पास अभी कोई बात सुनने वाला नहीं। बोल देंगे, मान लीजिए कहीं पे जाओ, बोलो ऐसे मत करो, अभी बाल विवाह करना अपराध, कानूनन अपराध है, आप कर रहे हो। दहेज प्रथा कब की लग चुकी है, आपको दहेज नहीं लेना चाहिए। तो आपको पता है क्या बोलेंगे? अरे चल बड़े आए कलेक्टर वाले, मतलब यहाँ पे अपनी कलेक्टरी तो मत ही झाड़, गाँव में जाइए बोले, यही शब्द निकलेगा कि अपनी कलेक्टरी ना अपने पास ही रखो, बन जाना तो बताना। लेकिन जिस दिन आप बन गए ना, उस दिन आपकी बात में ना, मतलब क्या कह सकते हो कि कुंटल भर का वजन रहेगा। वहाँ पे कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि अरे चल बोले, मतलब आपने एक सिग्नेचर किए ना, सबकी हवा गोल होने वाली है। आप जो कहोगे, जैसे न चाहोगे वैसे करेंगे लोग। यदि आपने कह दिया कि यहाँ शादी नहीं होगी, छोटी उम्र में नहीं होगी, आपके पास वो पावर आ जाएगा। उस पावर के यदि सही इस्तेमाल करेंगे तो कुर्सी तोड़ने के लिए कर रहे हैं तो फिर हो ही क्या सकता है। बस वही होगा कि हम समाज सुधार करेंगे। समाज सुधार तो जितना हो रहा तो हो ही रहा। फिर अब देखिए इसमें उदय की बात कर लेते हैं। यहाँ भी क्या हुआ कि 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी के अनेक मंचों ने अपने हक की आवाज़ उठाई।
कहाँ के? दलितों की। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ज़्यादातर शहर की जो झुंगी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे और दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में क्या हुआ, 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना और आज़ादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतया जाति आधारित असमानता और भौतिक यानी कि साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ यहाँ पे इन्होंने लड़ाई छेड़ दी थी और यही था आपका दलित पैंथर। दलित पैंथर को हम लोग समझ रहे ये है क्या था एग्जैक्टली में। ठीक है, 1972 की घटना है। कहाँ की? महाराष्ट्र की ये घटना है और इसमें क्या हुआ था कि वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है और आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन उनकी प्रमुख मांग थी। आज एक बहुत बुरी समस्या और भी है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया सब कुछ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता है कि आर्टिकल 1 ये कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 19 ये कहता है, आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी की बात, लेकिन बहुत से लोगों को कहाँ से पता होगी यार। आज भी आपका जो है ना यहाँ पे जो साक्षरता वाला वो भी कहीं ना कहीं आपको डल ही देखने को मिलता है। उतना ज़्यादा तो नहीं डेवलप हो पाया है। आज भी जो पहले पिछड़े थे, जो ऊपर थे वो और भी ऊपर चले गए, अलग बात है, लेकिन जो पिछड़े थे उनमें से काफ़ी कुछ सुधार हुआ, बट अभी भी कहीं ना कहीं गाँव का सर्वे करिए आप, देखिए मूवी में भी दिखाते हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी कोई सच्चाई नहीं दिखाता है, आप लोग रह रहे होंगे गांव में ना, ये सच्चाई आज की मैं सच्चाई बता रही हूँ कि मूवियों में भी नहीं दिखाया जाता। देखिए आप गांव जाइए ना, गांव का महिला तो आपको बहुत कम, यानी कि अभी जो हमारी मम्मी लोगों की एज की होंगी, बहुत कम महिला, इक्का दुक्का मैं कह रही हूँ कि उनके अलावा आपको पढ़ी लिखी नहीं मिलने वाली हैं। उनको क्या पता कि हमारा संविधान क्या होता है, हमारे अधिकार क्या होते हैं, हमारे राइट क्या है, उन्हें नहीं पता है। जब पति मारता है ना तो उन्हें नहीं पता कि इसके लिए कानून क्या बनाया गया। वो कहते हैं अरे हाँ ये तो मतलब इनका हक ही है और ये मारेंगे ही, ये उनके वर्ड होते। घर हमें बना के रखना चाहिए, घर तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आज उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहीं पे आप लोग देखोगे और हम दिखाते क्या, हमने जितना कर दिया उतना कर दिया। कहाँ का दिखा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में जाओ, गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं वहाँ पे जाओ, गांव की 90% स्कूलें ना इतनी बेकार है गवर्नमेंट स्कूलें कि कुछ पूछिए मत हालत। लेकिन कुछ स्कूलों को ऐसे इतने अच्छे तरीके से न्यूज़ में दिखाते हैं, 2-4 स्कूल ऐसी अच्छी होती है, लेकिन लगता है कि वाह हाँ, हमारे यहाँ की तो स्कूलें बहुत अच्छी, गवर्नमेंट स्कूलें बहुत अच्छे से कर रही है। कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट स्कूल में ना एक बात ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे टीचर और डॉक्टर दोनों ही वेल एजुकेटेड होते हैं। वेल एजुकेटेड इन द सेंस कि वो MBBS करके आ रहे हैं या DED करके आ रहे हैं, मतलब उसकी जड़ तक पहुँच के आ रहे हैं, इन्हें सब कुछ पता है, प्रॉपर इनको ट्रेनिंग दी गई है उस चीज़ की। लेकिन वहाँ के बच्चे को चाहिए कि आज मतलब एक स्वर्णिम भविष्य लेके उभरे, लेकिन वहाँ के बच्चे ना हाँ बस वो लैंग्वेज अपनी ऐसी यूज कर दें कि कसम से सुन के तरस आता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो, मैं नहीं कह रही, प्लीज़ आप लोग अपने गांव जाइए, वहाँ का पूरा मुआयना लीजिए और फिर बताइए आप मुझे, ठीक है। आप में से कोई भी गांव का हो, शहर के हो तो फिर या वहाँ की बात अलग है, मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन गांव जाइए। आज भी बहुत से लोग गांव पे रह रहे हैं और जब गांव पे रह रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कैसी सिचुएशंस है उनकी। तो 2-4 अच्छा दिखा देने से ना न्यूज़ पे पब्लिक सब देख के बती वाह इतना डेवलप हो रहा इतना डेवलप। सच्चाई उतरिए कभी मैदान पे, फिर देखिए कि कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है। और अब आते हैं खैर यहाँ पे जो हुआ कि यहाँ पे भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी जो आपका आर्टिकल 17 कहता है। अब इसके बाद सरकार ने इसके अंतर्गत 60 के और 70 के दशकों में कानून बनाए और इसके बावजूद पुराने ज़माने में जिन जातियों को अछूत माना गया था उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां मुख्य रूप से क्या था कि गांव से अब भी मतलब कि दूर होती थी और दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर क्या होता था, यहाँ पे जो जातिगत प्रतिष्ठा है तो छोटी छोटी बातों पर भी क्या होता था कि सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे और दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने
के में कानून की व्यवस्था नाकामी साबित हो रही थी, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे थे, यानी कि दलित जो भी पार्टियों को समर्थन दे रहे थे वहाँ पे वो सफल हो ही नहीं पा रही थी। और इसके बाद ये पार्टियाँ हाशिए पर रहती थी। चुनाव जीतने के लिए इन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था, और ये पार्टियाँ लगातार छूट की भी शिकार हुई हैं, टूट की। लेकिन एक बात यहाँ पे साफ है, अब कानून वगैरह बन चुके हैं, कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए, कुछ ओबीसी के लिए। अब जब रिजर्व सीटें हैं तो वहाँ पे वही बंदा आके उस सीट पे बैठेगा जो कि या तो पर्टिकुलर एससी का होगा, शेड्यूल कास्ट का, या शेड्यूल ट्राइब का होगा, वही इंसान आके अब बैठेगा। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, और जब पहले ऐसा नहीं था तो वो बेचारे हाशिए पे रहते ही थे, उनको मौका मिल नहीं पाता था, क्योंकि वर्चस्व तो इनका ज़्यादा बना के रखे थे पहले से अपना। तो इसलिए अब यही सुधार सारी चीज़ें की गई, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए अलग अलग सीटें दी गई। आप प्लीज़ अपना स्टेट स्पेशल पढ़ते होंगे, वहाँ पर आप देखिएगा कि आपके स्टेट के लिए नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ अभी गूगल करिए, गूगल बाबा है आपके पास, आप देखिए जिस स्टेट के हैं वहाँ पर चेक करिए तुरंत के तुरंत लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं। आप भी चेक करके अभी कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है, कि लोकसभा में जो आपकी एससी है यानी कि शेड्यूल कास्ट का है उनके लिए कितनी सीटें हैं, और राज्यसभा में या एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, और इसी तरीके से राज्यसभा में, इसी तरीके से विधानसभा में, इन सब में सीटें रिजर्व की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन वजहों से क्या हुआ कि दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता भी अपनाया। और अब इसकी गतिविधि थोड़ा सा देख लेते हैं। इनमें यदि हम बात करें कि महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधि थी। दलित जो थे पैंथर्स तथा इसके समाधर्मा, ठीक है, यहाँ पे जो संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दों पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया, और इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने क्या किया, 1989 में एक व्यापक कानून बनाती है गवर्नमेंट अपनी, और इस कानून के अंतर्गत बात क्या की गई थी कि दलित पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। कब कानून बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। और इसमें बात क्या कही गई थी कि जो भी दलितों पर अत्याचार करेंगे उनके लिए कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान किया जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन गरीब किसानों, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। ठीक है, और इस आंदोलन में क्या था, पढ़े लिखे दलित युवकों को एक मंच मिला जहां वे अपनी यानी कि अपनी सर्जनशीलता जो था उसका उपयोग प्रतिरोध की आवाज़ बनाकर कर सकते थे। और इस दौर में अनेक आत्मकथाएं तथा अन्य साहित्य रचनाएं प्रकाशित हुई, और इन रचनाओं में दलित लेखकों ने जाति प्रथा की क्रूरता की जबरदस्त मुखालफत की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इन्होंने किया, देखिए इन्होंने भी, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतंत्र आप अपनाने का ना आपको फ़ायदा पता चल रहा होगा कि यहाँ पे यदि रह रहे हैं तो अपनी बात मनवा सकते हैं। जैसे वो होता है ना, छोटा बच्चा जब रोता है, जब नहीं उसे कुछ चीज़ चाहिए होती है, मान लीजिए कुछ चीज़ चाहिए और कोई नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा, रोने लगेगा। जब रोने लगता है तो हम क्या करते हैं, अब हम लोगों को मजबूरन देना पड़ता है कि भैया चुप हो जा, ले ले भाई, तेरी जिद पूरी हो जाए। तो उसे क्या करते हैं, देना ही पड़ा। और जब तक वो नहीं ले लेता, हम आप सबने बचपन में ऐसे ही किया, और आज भी छोटे बच्चे होंगे ना, देखिए कि जब तक उसे आप वो चीज़ दोगे नहीं, तो कितनी भी उसकी पिटाई कर दो वो नहीं मानने वाला, रोएगा ही कि हमें वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। यानी यदि उसे आज कार, जो गाड़ी होती है खेलने वाली, वो चाहिए, तो फिर आप उसे पीट के ना हलवा बना दो उसका, फिर भी वो नहीं मानने वाला। कुछ बच्चे तो कसम से बहुत ज़िद्दी होते हैं, बच्चे तो सारे ज़िद्दी होते हैं, पर कुछ महान ही होते हैं। और कुछ मेरे घर में भी है ऐसे हैं जो कि बहुत ही महान हैं, और उनसे तो मतलब यही लगता है फिर कि भाई चुप हो जा, किसी तरीके से ले ले जो चाहिए, जिसमें शांति है ले लो अपना, बट अब तो अपना मुँह बंद रखो। यानी कि ऐसी हालत हो जाती है, पूरा घर सिर पे उठा देते हैं जब तक दे ना दो उसे। तो ऐसी मतलब आप लोगों के घर में भी होंगे, तो आप लोग देखते ही होंगे, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता है लोकतांत्रिक कंट्री में।
कि जनता फिर चाहे जैसे मनवाए बात अपनी मनवा के रहती है। और जो ये पैंथर्स चल रहा था, दलित पैंथर्स, उसमें भी आप देखिए कि कानून तो बनाने पड़े सरकार को। और भारतीय समाज के सबसे दबे कुचले तबके के जीवन के अनुभव इन रचनाओं में दर्ज थे। यानी कि जो कुछ कहानियाँ लिखी गई थी, कुछ आत्मकथाएं लोगों ने लिखा, कुछ वहाँ पे साहित्यिक रचनाएं की गई और उनमें वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि रचनाओं से मराठी भाषा के साहित्य में ज़बरदस्त हिलोर उठी और साहित्य का दायरा अब क्या हो रहा था, और भी बढ़ रहा था। कहाँ पे? महाराष्ट्र के एरिया में। और उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की नुमाइंदगी हुई और सांस्कृतिक यानी कि संस्कृत के धरातल पर एक टकराहट की शुरुआत हुई। और आपातकाल के बाद के दौर में दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किए और उनमें कई विभाजन भी हुए और यह संगठन राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। और बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि बॉम्सेफ ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की। यानी कि अब जब दलित जो जितने भी बनते जा रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा आता है कि भैया सबका नष्ट होना, चाहे कोई भी हो। भगवान भी थे, एक टाइम था कि उन्हें इस धरा को छोड़ के जाना पड़ा था। कोई भी हो, नष्ट एक दिन सबको होना है। ठीक है। चाहे वो आंदोलन हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारी सोच हो, वो सारी की सारी एक दिन जानी ही है। और यहाँ पे भी यही हुआ कि ये आंदोलन जो था दलित पैंथर्स, वो हो रहा था अब जर्जर और उसके जगह पे नई जगह ले लेता बॉम्सेफ। यानी कि बॉम्सेफ का मतलब क्या था? माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन था। ठीक। अब आता है आपका भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन की बात अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका उदय कैसे हुआ, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या गतिविधियां थी इनकी, किस किस तरीके से फिर आता है ताड़ी विरोधी आंदोलन। बापरे, मतलब देखिए किस तरीके से, यानी कि आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है जब भी कोई बात ना माने ना, तो जैसे भी मान रहा मनवा लेना चाहिए, चाहे फिर इमोशनली ब्लैकमेल क्यों ना करना पड़े। यहाँ पे भी कुछ जितने भी आंदोलन हुए, एंड ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मान लीजिए कि हमने अनटचेबिलिटी की बात कर दी, अनटचेबिलिटी की बात कहाँ से आई? यदि कोई आंदोलन नहीं होते तो क्या अनटचेबिलिटी की बात संविधान में आ जाती? नहीं आती ना। कि वहाँ भी यदि हमें लगता है कि हमने समानता के लिए बात की, तो आंदोलन नहीं होते, महिलाओं ने संघर्ष नहीं किया होता, लोगों ने संघर्ष नहीं किया होता, दलित वर्गों ने संघर्ष नहीं किया होता, या जो भी हाशिए पे हैं वो संघर्ष नहीं किए होते, आंदोलन नहीं किए होते, तो क्या इनको लगता है कि हमें ये बना देना चाहिए? नहीं। और आज आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ 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 अभी तुरंत के तुरंत आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है यहाँ पे फटाफट से। बहुत ईजी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ एंड आई होप कि ये सारे लोगों को बनते ही होंगे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको बताना है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में से जो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो किस आर्टिकल के तहत आता है? प्लीज़ जल्दी बताइए। फंडामेंटल राइट का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें कितने से कितने तक आर्टिकल रखे गए हैं? ठीक है। और दूसरा आपको बताना है कि कार्यपालिका और विधायिका के शक्तियों का विभाजन किस आर्टिकल में कहा है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है। एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल है? विधायिका और कार्यपालिका से रिलेटेड जो उनकी शक्तियों के बंटवारा से रिलेटेड है, कौन सा आर्टिकल है? और उसके बाद आपको बताना है कि इन्वायरमेंट के बाद में, इन्वायरमेंट जो डीपीएसपी में बात की गई आपका, तो इससे रिलेटेड एक पर्यावरण से रिलेटेड, उसके संरक्षण से रिलेटेड कौन से एक पर्टिकुलर आर्टिकल रखा गया? जल्दी से 3 क्वेश्चन पे आंसर आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी। ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और बस आप लोग बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, एंजॉय करके पढ़िए, चीज़ों को ऐसे पढ़िए कि आपको कुछ मिल रहा। चीज़ों को ऐसे मत पढ़िए कि ओ माय गॉड एग्जाम निकालना है, हे भगवान इतना पढ़ना है। ऐसे पढ़ेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। इसलिए ऐसे पढ़िए कि ओ वाह पॉलिटी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वाह यार इंदिरा गांधी जी ने ऐसा किया था, ऐसे ऐसे आंदोलन हुए थे, क्या बात है यार, हमारे देश में तो ऐसे हो रहा था। ऐसे पढ़ेंगे ना, आपको ऐसे कुछ सीखने की ललक से पढ़ेंगे कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वाह यार पहले ऐसा होता था ना। हाँ, पहले जब ऐसा होता था तो वर्तमान पढ़ लेते कि अब कैसा हो रहा था। लेकिन कसम से बता रही हूँ ना, जिस दिन आपने कहा ओ माय गॉड यूपीएससी निकालना, बाप रे बाप कैसे निकाल पाएंगे यार, सिलेबस इतना बड़ा है, प्री भी निकालना, मेंस भी निकालना, इंटरव्यू का भी बात करनी है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, हमारी स्टैटिक पोर्शंस भी कंप्लीट करने, क्लास भी लेनी। हे भगवान कहाँ से होगा, टाइम तो 24 घंटे ही है,
कैसे कर पाएंगे यार, कैसे होगा, तो कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए इन्जॉय करके पढ़िए, मज़े से पढ़िए, इतना भी इन्जॉय मत करिए कि कुछ ज़्यादा हो जाए, बट हाँ इतना मतलब ये रहे कि हाँ आप सीख रहे हो, कुछ चीज़ें सीख रहे हो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, कैसी सिचुएशन थी, कैसा उनका कार्यकाल रहा, कैसा रहा, कैसे राष्ट्रपति कौन थे, कैसे वहाँ के जो भी प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे पहलुओं को वहाँ से दर्ज कीजिए। बाद में किस तरीके की सिचुएशंस आई, वहाँ का जियोग्राफिकल रीजन भी वहीं पे ऐड कर लीजिए ना, आप क्या दिक्कत है, क्या उस टाइम पे सूखा वगैरह पड़े देख लेंगे। और जब जियोग्राफिकल रीजन देखा आपने तो आर्थिक रीजन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, यदि सूखा पड़े तो ऑब्वियसली कि किसान को समस्या होने वाली है, तो आर्थिक रीजन भी, राजनीतिक रीजन तो ऑटोमेटिक देख ही रहे हो आप लोग, सामाजिक रीजन भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी चीज़ें एक ही उसमें क्लियर होनी है, क्योंकि हम एक दूसरे से सारी चीज़ें लिंक करके पढ़ रहे हैं, लिंक हैं सारी चीज़ें, हम करें तो भी ना करें तो भी बेहतर है कि हम करके पढ़ें ना, बहुत अच्छी तरीके से हमारी सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। आपने पढ़ने के लिए शुरू तो किया था कि राजनीतिक टाइम पीरियड पढ़ रहे हो आप, लेकिन पढ़ कहाँ पहुँच गए आप कि अच्छा इस टाइम पे 5 ईयर प्लान आया था और यहाँ पे इकोनॉमिकली कंडीशन यानी कि जियोग्राफिकल रीजन कुछ इस तरीके की वहाँ पे कंडीशंस आई, सूखा पड़ा, बाढ़ पड़ा, ओके। तो फिर यहाँ पे आर्थिक स्थितियाँ कैसी रही, इंडस्ट्रियल का यदि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है तो आर्थिक स्थितियाँ बेहतर हुई या नहीं हुई, वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। आर्थिक स्थितियाँ ऐसी रही, उसके बाद यदि लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिलती रही तो सामाजिक स्थिति कैसी रही, हम वो भी देख लेंगे। ओवरऑल हमारा एक क्वेश्चन आंसर पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जा रहा है एक ही टॉपिक में। तो कुछ ऐसे पढ़िए ना यार, पूरा बर्डन बना के मत पढ़िए, और वही अच्छा होगा हमारे लिए, फ़ायदेमंद होगा। सो मेरी ना बकवास बहुत हो जाती है, सॉरी उसके लिए, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे लगता है ना थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, वरना बस पढ़ते रहोगे पागल हो जाओगे आप लोग। इसलिए पढ़ना है, थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।